हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स पीवाईक्यू ताबड़तोड़ तरीके से पीवाईक्यू हमारे चल रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यू की दो सीरीज मैंने डाली है, केमिकल काइनेटिक्स की अब मैं डाल रहा हूँ। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू हम सॉल्व करते हैं, जो कि मस्ट है, नेसेसरी कंडीशन है। इसके बिना तो हम सोच भी नहीं सकते कि एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ और पीवाईक्यू हमने नहीं लगाए, तो इसका मतलब अभी हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पीवाईक्यू लगाना जरूरी है आप सबकी हेल्प के लिए, आप सबकी अच्छी सी तैयारी करवाने के लिए हम सब यहाँ पर हैं। और वही पीवाईक्यू सीरीज हम चला रहे हैं। कल हमने अर्धशतक मार दिया था, अर्धशतक हमने मार दिया था कल। आज हम उस अर्धशतक से कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, जितना आगे बढ़ पाएंगे आज के लेक्चर में वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है सारे के सारे वो एक कॉन्सेप्ट से हैं जिसको हम बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अर्हेनियस इक्वेशन का मतलब K इज इक्वल टू A E A अपॉन में RT। What is K? Rate constant. What is A? Arrhenius constant. E raised to power EA. EA is activation energy. R is gas constant. R की वैल्यू क्या यूज करनी है? 8.314। देखिए R की बहुत सारी वैल्यूज होती है। एक R की वैल्यू होती है 0.05, 0.002। एक ही वैल्यू होती है। एक R की वैल्यू होती है 2 कैलोरी। अलग अलग वैल्यूज होती हैं R की, तो हमने अलग अलग वैल्यूज को ही लेते हुए हमने आगे बढ़ना है। तो अभी हम यहाँ पर जो R की वैल्यू को हम पुट करेंगे वो हम R की वैल्यू को रखेंगे, क्या रखेंगे? R की वैल्यू को हम 8.314। तो अर्हेनियस इक्वेशन में हमें बताया था K इज इक्वल टू A E रेज़ टू पावर EA अपॉन में, यही है अर्हेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मान लो ये रिएक्शन है, A से डायरेक्ट B हम कन्वर्ट कर रहे हैं। A हमारे रिएक्टेंट है, B हमारा प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन में हमें ये रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ T1 टेम्परेचर पर। अब मैं इसी रिएक्शन को करवा देता हूँ T2 टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर पर। तो T1 के लिए इक्वेशन क्या होगी इस रिएक्शन के लिए? इसका रेट कांस्टेंट मैं K1 मान लेता हूँ, इसका रेट कांस्टेंट मैं K2 मान लेता हूँ। हर एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो चेंज होता है, तो इसका K1 मैंने मान लिया, तो यहाँ K1 लिख देता हूँ। और टेम्परेचर कितना माना है? T1, तो T1 में लिख देता हूँ। ऐसे सेकेंड इक्वेशन के लिए K2 इज इक्वल टू A E रेज़ टू पावर एक्टिवेशन एनर्जी R T2, ठीक है। दोनों की बना ली। अब आप मुझसे क्वेश्चन किए सर R को चेंज नहीं किया। देखिए R तो गैस कांस्टेंट है। सर A को चेंज नहीं किया, वो भी गैस कांस्टेंट है, अर्हेनियस कांस्टेंट। सर ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि आप टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज कर लो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, सेकंड इक्वेशन ये बन गई। एक बार फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे लॉग लेकर आएंगे ताकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ से हट जाए। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये सब आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी मैं लॉग ले लेता हूँ, लॉग। अच्छा ये लॉग नेचुरल है, मतलब ln है, यहाँ लिखिए लॉग नेचुरल K, यहाँ पे लॉग नेचुरल है E रेज़ टू पावर EA अपॉन RT, ठीक है। अब ये भी लॉग नेचुरल है, ये भी लॉग नेचुरल है। अब यहाँ लॉग का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? ln K1 इज इक्वल टू log m इंटू में n, log m प्लस log n, यही होता है, ठीक है। तो कितना आ गया? ln K1 इज इक्वल टू ln, सॉरी यहाँ पर A है, ln K, ये पावर में जो होती है ये आगे आ जाती है माइनस में EA ऑन T1, ये T1 है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे इस इक्वेशन को इससे बनाएंगे तो सेम यही बनेगी, ln K2 ln A EA अपॉन RT, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करते हैं। सर क्यों? क्योंकि ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। अब हम क्या करते हैं,
सेकंड को फर्स्ट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सेकंड को फर्स्ट में से हम क्या कर देते हैं, माइनस। सेकंड हमारे पास क्या है, ln k2 माइनस में ln k1, राइट हैंड साइड वाले अलग, लेफ्ट हैंड साइड वाले अलग, ln a माइनस e a अपॉन r d2, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो ln a, अच्छा ये हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, क्यों आता है मैथ, माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो log a से तो log a कैंसिल आउट, तो log n अपॉन n, log n बाय n, ठीक है। ये क्या बचा, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, e a कॉमन ले लेता हूँ, r कॉमन ले लेता हूँ, देखिए प्लस में तो 1/t1 और ये माइनस में है तो माइनस में 1/t2, सिंपल, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा ये log है, log नेचुरल है, इसको log में करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303 log, इधर क्या r k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू माइनस में e a अपॉन r, एलसीएम कितना आ जाएगा t1 t2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा t2, यहाँ पे क्या हो जाएगा t1, तो t2 माइनस में t1, सो दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अगर सॉल्व करना हो तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं कि इससे हम अगर और कुछ बनाना हो हमें, ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया। अब ये मैं अपॉन में ले जाता हूँ तो कितना आ जाएगा, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू माइनस में e a अपॉन 2.303 r, और ये कितना हो जाएगा t2 माइनस में t1 t2। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द अरेनियस इक्वेशन। अच्छा अरेनियस इक्वेशन का एक ग्राफ भी बनता है, वो इस इक्वेशन से बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन से बन जाएगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा, इसको आप देखो, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को मैच कर रही है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होती है, ठीक है। y पर क्या है, ln k1, x पे क्या मानेंगे आप, अच्छा इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ln k1 इज इक्वल टू, ये माइनस वाली टर्म आगे ले लेता हूँ क्योंकि a हमारा कांस्टेंट है, वो इंटरसेप्ट c में आ जाएगा, तो माइनस में e a अपॉन r d1, ठीक है, और ये ln a, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन जिससे हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हम ग्राफ भी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए y एक्सिस पे क्या है, ln k1, तो ये हो गया हमारी x एक्सिस, ठीक, ये होगी हमारी x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, देखो e a अपॉन t1, e a अपॉन r, और x पे क्या आ जाएगा 1/t, तो एक्सिस पे आ जाएगा 1/t, क्योंकि ये तो m हो जाएगा, ये सारा तो m हो जाएगा, ये सारा, और m को हम स्ट्रेट लाइन में क्या बोलते हैं, स्लोप, तो m हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो 1/t बचा, तो ये आ गया x एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, ln k1, और लाइन हमारी कैसे बनेगी, बनेगी तो स्ट्रेट लाइन, बट अब चेक करो स्लोप हमारा क्या है, नेगेटिव में, और अगर स्लोप हमारा नेगेटिव में है तो लाइन में हमारी कैसे बनेगी, ऊपर से नीचे की तरफ, लाइन में कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। क्यों सर, क्योंकि स्लोप हमारा क्या है, बच्चों नेगेटिव में, कितने, माइनस में e a अपॉन में r, और ये हमारा ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट हमारा कितना है, log a, ठीक। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ अरेनियस इक्वेशन। आया समझ में आपको, तो वेरी इंपॉर्टेंट, अरेनियस इक्वेशन से हमें एक क्वेश्चन आ सकता है, और उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पूरी डेरिवेशन इसकी समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई है तो ये वाला फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा, जैसे तो फर्स्ट इक्वेशन ये आप याद करके रखिएगा। आगे आने वाले 50 तक हमने कल क्वेश्चन किए थे, आने वाले आगे सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे, इस फॉर्मूले को आप ध्यान करके रखिए। और एक अरेनियस इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्मूला होते हैं k = a e अपॉन, एक ये फॉर्मूला आप याद करके रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अपने क्वेश्चंस में, चलिए देखते हैं। इसको हम कर रहे हैं, अब स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए।
तो इसलिए हम इसको क्लियर करके इसको हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो दिस हियर इज आवर पीडीएफ फाइल, और इस पीडीएफ फाइल में हमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे कल कितने क्वेश्चन हो गए थे? 60 क्वेश्चन हो गए थे शायद, 50 तक तो हो ही गए थे, ठीक है। तो 50 में निकाल देता हूँ, 50% कंप्लीट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, रेट ये हमारा 57 है, इससे 57 को हमें शुरू करना है, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमें लिखा क्या और हमें निकालना क्या है। The rate constant for the first order reaction. First order reaction का rate constant N2O5 is given by the following equation. मतलब rate constant की ये इक्वेशन दे रखी है। अब ये इक्वेशन को मैं किससे कंपेयर कर देता हूँ? अपनी एरियस इक्वेशन से। तो K is equal to A E माइनस में E A अपॉन में ये एरियस इक्वेशन है, मैंने बताया था आपको। तो इसको मैं इससे कंपेयर कर देता हूँ। तो यहाँ A क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ? यहाँ पर इसको मैं कंपेयर करूँ, इससे कंपेयर करूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी? देखो ये सारी ई ए और ये सारी मेरी एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज आवर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर अपॉन में टी है, तो मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अच्छा ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इसका माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। तुम्हारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0। ये किसके के, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा ई ए अपॉन आर के इक्वल। के मतलब यहाँ पे केल्विन, तो ई ए अपॉन आर के इक्वल आ जाएगा। और मेरे को क्या निकालनी है? कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? इनटू में आर की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? पॉइंट बनाएंगे, कट जाएगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी? 25 इनटू में 8314। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी निकलेगी। आगे क्या लिखा है? एंड रेट कांस्टेंट इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 300 मिनट। ये तो आसान कर दिया मैंने, हमें हाफ लाइफ पीरियड दे दिया और ये फर्स्ट ऑर्डर है। देखो रिएक्शन में लिखा है फर्स्ट ऑर्डर है, तो हाफ लाइफ कितना होगा? 0.693 अपॉन में के, हमने के निकालना है, के तो निकालना है हमने। देखो रेट कांस्टेंट मतलब के निकालना है, और हाफ लाइफ पीरियड हमें कितना दे दिया? 300 मिनट्स। 300 इज टू समथिंग, तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूला पता है बहुत आसान है, एकदम से कर देंगे, ठीक है। बिंदास होकर कर देंगे, घबराएंगे नहीं क्वेश्चन को देख के, पजल नहीं होंगे क्वेश्चन को देख के, बिंदास तरीके से सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 657 कंप्लीट। नाउ दिस इज द 58। अब ये हाफ लाइफ टाइम जो दिया हुआ है ये 20 मिनट दिया हुआ है, ये सेकंड वाली हाफ लाइफ टाइम है और 50% कंप्लीट हो गई है। 320 टेंपरेचर के बाद में देखते हैं, तो यहां से के निकाल लेते हैं, ठीक है। k1 k2 पता लग गया। अब सिंपल हम क्या निकालेंगे? अरेंजस इक्वेशन का फार्मूला। तो ये k1 k2 एक k1 है अपॉन में 40, एक k2 है अपॉन में 40, तो मुझे k2 अपॉन k1 चाहिए होता है फार्मूले में। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, कितना आ जाएगा? k2 ये है, k1 ये है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा। और log 2 की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है? 0.30, ओके। तो log k2 कितना आ जाएगा? 0.30, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, k2 और अपॉन में k1 मेरे पास कितना आ गया? ये k1 है और ये k2 है, k2 अपॉन में k1 कितना आ गया मेरे पास? 2 आ गया है, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ लेते हैं हम। अब हमने क्या निकालना है? 30 मिनट्स में कंप्लीट हो रही है और अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? अरेंजस इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? log k2 अपॉन k1 कितना आ गया? 2 आ गया था, और आगे क्या था मेरे पास? E अपॉन 2.303 R 8.314 टेम्परेचर, ठीक है। कितना टेम्परेचर होता है यहाँ पर? T2 माइनस T1
ऑन T1 T2, ये होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इतना, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई में लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये माइनस में ई ऐसे रहने देता हूँ। अच्छा T2 की जगह बताओ क्या पुट करें, 320, ओके, और T1 की जगह 300, कौन में 300 इनटू में 320, कितना आता है सॉल्व करके, ये कितना हो जाएगा 20। बस अब इसको हमने सॉल्व करते हैं ना, यहाँ से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, किसमें आ जाएगी किलोजूल में आ जाएगी, उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, किलोजूल में चेंज कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूले पता है तो सिंपल क्वेश्चन, अदरवाइज आपको टफ लगेंगे। तो आप सब देख लीजिए कैसे कैसे मैंने किया है, इतना हम सबको अगर पता लग गया तो हम इजीली अगला क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। ये सॉल्यूशन है इसका, ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ इन्हें ऐसे लॉग की वैल्यू लिखे हैं जिसको भी लिखते हैं, यहाँ से ये लिखा है इससे। The rate constant for a first order reaction increases from इतने to इतने, मतलब ये K1 है, this is the K1 और ये क्या है K2 है। When the temperature changes from इतने to इतने, ये T1 ये T2, calculate the energy of activation। हम लोग के log K2, where is K2 4, 10 raised to minus 2 तो कॉमन ही है, K1 का ये, तो ये चीज तो हमारे पास कॉमन ही है K2 अपॉन K1, ठीक है। तो आगे क्या बचा मेरे पास, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और ये कितना है मेरे पास 2.303, साथ में क्या है इसके R की वैल्यू मैं लिख दूंगा 8.314, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास T1 T2, T1 क्या है 300, T2 क्या है 310, ठीक है। और मेरे पास T2 कितना है ऊपर, T2 कितना आ जाएगा 310 माइनस में 310, मतलब इसको सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा log 2 की वैल्यू मैंने दे रखी है 0.30, एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालना है, R की जगह हम क्या लिखेंगे 8.314, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 300 into 310। बस इसको सॉल्व करके हम यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इसके कितना आएगा एक्टिवेशन एनर्जी का, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इस आंसर सॉल्व करने पे सो हियर इज द आंसर, दिस इज आंसर, आप नोट कर लीजिएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, दिस इज द आंसर। ओके सिंपल समझ में आ रहा है सबको। तो अरेनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आना ही आना है, लिख के ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है ना तो क्वेश्चंस की डिमांड अरेनियस की ज़्यादा है, तो अरेनियस इक्वेशन आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। For a decomposition reaction value of K at two different temperature are given below। K1 K2 पर ये इतने पे ये इतने पे करना क्या भाई, वही एक्टिवेशन एनर्जी निकालना होगा, सिंपल। तो कैसे निकालें, देखिए ये K1 है, ये K2 है, और ये T1 है, ये T2 है, फिर वही फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला रिपीट, log K2 upon K1, एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R T1 T2 T1 अपॉन में T2 T1, यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T2, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपने देखा ही होगा, बस सिंपल पुट करना है, ये आप आंसर निकाल लेंगे अपने। तो देख लीजिए मैंने ऐसे करा, ये फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी ये K2 अपॉन K1, ठीक है सिंपल। तो यहाँ से R की जगह 8.314, T2 माइनस T1 T2 से इंटू कर दिया, log m अपॉन n का फॉर्मूला log m माइनस log n, उसको सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा इजीली।
1 मिनट। तो ऐसे हमें जनरली सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के पिछले 10 साल के जितने भी IQ है यहाँ पर सारे का सारा वो टॉपिक खत्म होता है। और इसमें एक चीज़ हमारी रह गई है, वो है हमारी कोलिजन थ्योरी। इसको भी हम समझ लेते हैं, साथ के साथ कोलिजन थ्योरी को भी हम समझ लेते हैं, फिर हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर के, हाफ लाइफ टाइम के, जीरो ऑर्डर के, अरेनियस इक्वेशन के, मॉलिक्यूलरिटी के, मैकेनिज्म के, ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए आपको। अब हमने बस मेन चीज़ और समझनी है, वो हमें समझनी है कोलिजन थ्योरी। ठीक है, उससे पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ। देखिए जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले दो हैं, आपको याद कर लेने। जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले दो आपको याद कर लेने। टाइम कैसे निकालेंगे, 1/k a0 माइनस में a। तो दिस इज द जीरो ऑर्डर। हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे, a0/2k। दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के आपको याद कर लेने। टाइम कैसे निकालेंगे, 2.3023/k, ये है log a/k माइनस x। हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, 0.693/k। याद होना चाहिए, पक्का याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये जो इन दोनों का हाफ लाइफ टाइम है ना, ये देखो इससे हम एक और हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। ये जीरो ऑर्डर के लिए और ये हमारा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो अगर आपसे पूछ ले nth ऑर्डर का निकालो, nth ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम। अब nth ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम आप कैसे निकालेंगे, तो आप एक फार्मूला बनाएंगे। क्या फार्मूला बनाएंगे, देखिए जीरो ऑर्डर में जो हाफ लाइफ टाइम है वो a0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब जीरो ऑर्डर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a0 के। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जब आ गया, फर्स्ट ऑर्डर आ गया जब, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर जब आ गया तब हाफ लाइफ टाइम, फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ टाइम है वो a0 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो यहाँ पे, यहाँ a0 आई नहीं रहा कहीं पर भी, तो मैं लिख दूंगा a0 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं, मतलब a0 की पावर में 0, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं। तो इन दोनों से मैं एक फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ से, देख लीजिए आप कि हाफ लाइफ टाइम जो होता है, हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a0 होता है 1 माइनस n के। ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। अब आप कहेंगे सर n के, n है यहाँ पे ऑर्डर। ठीक है, तो अगर जीरो ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, जीरो ऑर्डर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं n की जगह 0 पुट करूँगा, और जब मैं n की जगह 0 पुट करूँगा 1 में से 0 गए 1, तो ये आ गया। देखो फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ तो n की जगह 1 पुट करूँगा, 1 में से 1 के 0, तो देखो ये आ गया। तो मतलब nth ऑर्डर का ये फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ t हाफ डायरेक्टली इक्वल टू 1/a0 n माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। t half directly proportional to 1/a0 n minus 1. Sir, what is the n? n is the nth order of the reaction. तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा फिफ्थ ऑर्डर में a0 हमारे पास 20 है, फिफ्थ ऑर्डर में a0 हमारे पास 20 है, हाफ लाइफ टाइम बता दो, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, फिर कैसे बताएंगे आप हाफ लाइफ टाइम? सीधी सी बात है, हाफ लाइफ टाइम बता दो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये nth ऑर्डर के लिए कोई सा भी ऑर्डर आ जाए ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। तो हाफ लाइफ टाइम कितना होगा अगर a0 की है? अच्छा, a0 क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हाफ लाइफ टाइम कितना आ जाएगा? 1/a0 कितना दिया? 20। ठीक है, और n माइनस 1, n मतलब फिफ्थ के लिए पूछा है, तो फिफ्थ माइनस 1, तो 1/20 की पावर में कितना आ जाएगा? 4। तो दिस इज द हाफ लाइफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाफ लाइफ टाइम कितना आ जाएगा? 1/20 की पावर में 4। दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आया? तो ये हाफ लाइफ टाइम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इसको करने के बाद, ये वाली टॉपिक करने के बाद कोलिजन थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। ये तो हाफ लाइफ टाइम था, कोलिजन थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है?
कोलिजन थ्योरी बोलती है जो मान लो ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का जो रेट है ना, रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, इस रिएक्शन का जो रेट है वो सबसे फर्स्ट थिंग किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी फैक्टर पर। सर ये क्या होता है एनर्जी फैक्टर? एनर्जी फैक्टर पर सर एनर्जी फैक्टर क्या होता है? आप सब जानते होंगे, लेसन में हमने पढ़ा है कि जो रिएक्शन चलती है उसमें रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, और उनके बीच में जो कोलिजन होती है वो दो तरह की होती है, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको इलास्टिक कोलिजन चाहिए, मतलब इफेक्टिव कोलिजन चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल के पास है ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन कर पा रहे हैं, उस एनर्जी को हम बोलते थे एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है कि एक्टिवेशन एनर्जी तो कम से कम मॉलिक्यूल्स में होनी चाहिए रिएक्टेंट के, ताकि वो प्रोडक्ट बना पाए। तो रिएक्शन की जो रेट है वो एनर्जी फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा एनर्जी फैक्टर होगा। सेकंड थिंग, वो और किस बात पे डिपेंड करेगा? वो एक और बात पे डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर पर। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। ओरिएंटेशन फैक्टर को हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। इस पे भी वो डिपेंड करेगा। अभी ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? चलो ठीक है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट में कोलिजन हो रहा है, कोलिजन कैसा हो रहा है? इफेक्टिव होना शुरू हो गया, मतलब हमारे प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए। बट खाली इससे काम नहीं चलेगा, साथ साथ ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। मान लो मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ, मान लो ये रिएक्शन कर रहा हूँ, ये Br लगा है, ब्रोमोमीथेन है, और मुझे इस पे OH नेगेटिव लगाना है, ठीक है? तो मैं OH नेगेटिव कहाँ से लगाऊं? यहाँ से भी टैग करके लगा सकता हूँ। एक ऑप्शन मेरे पास ये है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है, मैं OH नेगेटिव को यहाँ से टैग करके लगा सकता हूँ। ये मेरा सेकंड ऑप्शन है। अब आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फर्स्ट वाला सही रहेगा कि सेकंड वाला सही रहेगा? ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि OH आप सीधा से आकर के सीधे से अटैक कराओ, ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये होगा भी नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि Br भी यहाँ पर है, Br को हटाना है, सब्स्टिट्यूट करवाना है, और OH को भी लगाना है। तो आमने सामने सब्स्टिट्यूशन बड़ी मुश्किल है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो आप पहले एक अपना मैप बनाते हैं, अब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लड़ाई करनी है, यहाँ पे अटैक करना है। तो अगर आप आपकी रणनीति सही है तो अच्छे से अटैक हो जाता है। सेम यहाँ पर भी कि OH नेगेटिव का जो अटैक होना है उसकी रणनीति बेस्ट होनी चाहिए। वो यहाँ से अटैक करेगा तो बढ़िया रहेगा, यहाँ वाला नहीं चलेगा। तो ओरिएंटेशन भी मैटर करती है रिएक्शन को आगे होने में। अभी जब ये हो जाएगा ना तो ये बन जाएगा, Br हट जाएगा, OH कर देगा। बट कैसे होगा? जब अटैक इस तरह से होगा, माने ओरिएंटेशन भी जरूरी है। तो इसलिए हम बात करते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, एनर्जी फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। और तीसरा एक और फैक्टर होता है जिस पे हमारी ये डिपेंड करती है कौन? रेट। वो क्या है? वो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं ZAV, ठीक है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड। एक सेकंड में नो नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड नहीं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में कितने इफेक्टिव कोलिजन हो गए वो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, इफेक्टिव कोलिजन। ओके, तो अगर हम इन तीनों फैक्टरों को जोड़ दें तो हमारा रेट आ जाएगा। तो रेट हमारा किस किस की चीज़ के इक्वल आ जाएगा? तो ये इक्वल होता ही है। अब वो तीन चीज़ों के और इक्वल है, एक इसके इक्वल है E के, P को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, और इसके इक्वल है ZAV के। ZAV को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, माना नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इन 1 सेकंड। और इसके इक्वल है, और इसके इक्वल है वो एनर्जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज कोलिजन थ्योरी। माने जो कोलिजन हो रहे हैं उसके कारण भी रेट पर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है।
और उस इफ़ेक्ट के कारण भी हमारी रिएक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो एक ये वाला पार्ट भी हमें अच्छे से आना चाहिए, ये वाला पार्ट भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। एक इस लेसन में एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर रहा हूँ। एक यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन और बचता है, वो है कैटालिसिस मैकेनिज्म। ये सब थ्योरी के सेक्शन है। मान लेते हैं ये ए बी सी बी और ये बन गया ए सी प्लस बी बी। ठीक है, ये हमारे रिएक्टेंट, ये हमारे प्रोडक्ट। अब ये बन रहे हैं, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। अब आप सबको पता है कैटलिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा। अब वो कैसे फास्ट कर देगा वो हमने इस मैकेनिज्म में पढ़ना है। अच्छा, कैटलिस्ट एक स्टेट बनाता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। अभी इंटरमीडिएट स्टेट कैसे बनाता है, सबसे पहले ए और बी के बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ सी और डी के बॉन्ड टूटेंगे जब रिएक्शन होगी, और धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे होंगे। ए सी से बॉन्ड बना रहा होगा, बी डी से बॉन्ड बना रहा होगा, और ये बीच में एक स्टेट बना लेंगे। देखिए ए इससे बॉन्ड बना रहा है सी से, बी से भी जुड़ा हुआ है, डी से भी जुड़ा हुआ है। ये बीच में एक स्टेट बना लेंगे, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेट। उसके बाद जाकर के जब ये इंटरमीडिएट बनेगी, उसके बाद जाके हमारे प्रोडक्ट बनेंगे AC प्लस, तब प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है ना, इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होने से क्या होता है, फटाफट से प्रोडक्ट बन जाते हैं। AC अलग हो जाता है, VD अलग हो जाता है, VD अलग हो जाता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? फर्स्ट थिंग, कैटलिस्ट क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा किसको, इंटरमीडिएट। इसलिए कैटलिस्ट वैसे वो वाले लिए जाते हैं जिनका सरफेस एरिया बड़ा होता है और जो रफ होते हैं, इनकी शेप में, इनकी एरिया में क्या आती है, रफनेस होती है। तो ये इसी करके जितने बड़ा कैटलिस्ट होगा उतनी जल्दी वो इंटरमीडिएट को अब्जॉर्ब करेगा, उसको डीस्टेबलाइज करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को, जो कैटलिस्ट की क्वालिटी है, इसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। वो ग्राफ कैसा होता है, वो ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ग्राफ। तो यहाँ पर होते हैं हमारे रिएक्टेंट, और मान लो यहाँ पर है हमारे प्रोडक्ट। अभी आप चेक करो, यहाँ पर हमारी एनर्जी है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, इधर है हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब इस ग्राफ को चेक करो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है? मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों सर एक्सोथर्मिक क्यों होगी? हम सबको पता है एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें से हीट निकल जाए। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो अब क्या हुआ, हीट निकल गई, मतलब प्रोडक्ट में हीट कम है, इसलिए प्रोडक्ट नीचे है, रिएक्टेंट ऊपर है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ इसका बनता है ऐसे। ये जो टॉप स्टेज होती है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो टॉप स्टेज है दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट। मतलब इसके बाद हमारे प्रोडक्ट बनना शुरू होते हैं, इससे पहले पहले हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। या दूसरी लाइन में ये बोले, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे हमारा जो कोलिजन होना शुरू होता है वो इफेक्टिव कोलिजन होना शुरू होता है। और जैसे ही इफेक्टिव कोलिजन शुरू होता है बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो हमारे क्या बनना चालू हो जाते हैं, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। ये समझिए बात। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जितनी एनर्जी है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा एच। ठीक है, और डेल्टा एच को हम बोलते हैं एंथैल्पी। दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दिस इज डेल्टा एच। अब यहां से लेके इंटरमीडिएट तक, यहां से लेकर के इंटरमीडिएट तक जितनी एनर्जी हमने दी
इस एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि हमने एक्टिवेट किया, ये क्या करा हमने, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्टिवेट किया, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी होती है पूरी रिएक्शन की, यहाँ का टोटल एनर्जी नीचे से लेकर ऊपर तक, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो सम है किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का प्लस डेल्टा एच का। ठीक, समझ में आया आपको? तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड माइनस में डेल्टा एच। सो एक्टिवेशन एनर्जी के दो डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन अ रिएक्शन टू चेंज द ineffective collision into an effective collision. This is called activation energy. Another statement of activation energy is it is the difference of, ये difference है, किस का difference है, threshold energy का and enthalpy का। It is the difference of threshold energy and enthalpy of the reaction। तो यहाँ पर activation energy, ये एक reaction की energy आ गई। अब आप समझो कि जब catalyst आते हैं तब क्या हो जाता है, ये तो अभी ये reaction है, reaction से प्रोडक्ट बन रहा है, अब ये विदाउट कैटलिस्ट है। अब क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ, अब कैटलिस्ट आ गया, इस रिएक्शन में अब कैटलिस्ट आ गया। अब कैटलिस्ट आने से क्या होगा, ये रिएक्शन यहीं से शुरू होगी बट रिएक्शन हमारी शॉर्टकट के रास्ते पहुंच जाएगी। अब इसने शॉर्टकट प्रोवाइड करा, अब क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी तो सेम ही रही बट ये शॉर्टकट हो गया, माने एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी हमारी, कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी, ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, कम होगी। ये क्या किसने किया, ये कैटलिस्ट ने किया, ये कैटलिस्ट का काम है। अभी मैंने तुमको बताया था कैटलिस्ट क्या करता है, वो जो इंटरमीडिएट स्टेट बन रही होती है उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट बन रही है, वो नीचे बन रही है, मतलब इसने इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। समझ रहे हैं बात को आप? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसकी मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसको मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस कैसे हमने ड्रॉ करना, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप, कोई भी डाउट है आपको समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक अगर हमें समझ में आता है तो सारे टॉपिक केमिकल किनेटिक्स के, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, हाफ लाइफ टाइम हो, ऑर्डर हो, मॉलिक्यूलरिटी हो, अरेनियस इक्वेशन हो, ठीक है, कैटालिसिस थ्योरी हो, कोलिजन थ्योरी हो, कैटालिसिस मैकेनिज्म हो, रोल ऑफ कैटालिस्ट हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन हो, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करें। आप सब एक बार दोबारा से दोनों सीरीज, जो दोनों लिस्ट है केमिकल किनेटिक्स की, उसको देखिए, अच्छे से पीवाईक्यू लगाइए। अगर आपने लगा लिए इसका मतलब आपका अब लेसन फिनिश है। नेक्स्ट लेसन पे मूव ऑन हो जाओ, नेक्स्ट लेसन सेम शुरू करो, पढ़ो, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर पीवाईक्यू लगाओ। ऐसे सीक्वेंस में जब हम पढ़ाई करते हैं ना, फिर हमें नंबर लाने में कौन रोक सकता है, कोई भी रोक सकता। आज का लेक्चर इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।